यूनिवर्स के साथ एक गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है। हमें नहीं पता कि कॉस्मोस कितना पुराना है। अगर हमें यूनिवर्स को समझना है तो उसकी उम्र को समझे बिना ये संभव ही नहीं। इस पर ही सब कुछ टिका हुआ है। और ये मामला सिर्फ बर्थडे मनाने का नहीं। हम जानना चाहते हैं इसका मास कितना है और इसमें एनर्जी कितनी है, ये किस तरह बर्ताव करता है। ये सब समझने के लिए इसकी उम्र जानना जरूरी है। यूनिवर्स की उम्र से हम ये तो समझ ही पाएंगे कि हम कहाँ से आए हैं, ये भी कि यूनिवर्स का भविष्य क्या होगा, आज से कई सालों बाद क्या होने वाला है, हम बिल्कुल भी नहीं जानते। पर यूनिवर्स की उम्र पता लगाने की हमारी कोशिश एक लड़ाई को जन्म दे रही है। आमतौर पर कुदरत हमसे साफ साफ कुछ भी नहीं कहती, पर अब कुदरत हमारे कानों में चीख रही है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और ये अनोखी बात है। हम मानते हैं कि यूनिवर्स एक धमाके के साथ शुरू हुआ था। जो कुछ भी कभी मौजूद था वो पिन की नोक जितनी जगह पर सिकुड़ गया था और अचानक स्पेस ने चारों तरफ तेजी से फैलना शुरू कर दिया था। ये समझना वाकई मुश्किल है कि यूनिवर्स पिन की नोक जितनी छोटी बॉल से बनना शुरू हुआ था। पर यह सब कब हुआ था, इसका पता लगाना लगता तो आसान है। ये एक सीधा साधा सवाल लगता है ना? पर पता लगा कि यूनिवर्स की उम्र का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। साइंटिस्ट के पास शुरुआत में बस एक ही तथ्य है और वो ये कि यूनिवर्स फैल रहा है। जब हमें ये एहसास हुआ कि यूनिवर्स फैल रहा है तो हमें लगा कि यूनिवर्स की उम्र का पता लगाने का तरीका हमारे हाथ लग गया है। आज के यूनिवर्स को लो और उसे समय में पीछे ले जाओ। चीजें एक दूसरे के करीब आते आते सुई की नोक जितनी हो जाएंगी। वही वक्त है जो यूनिवर्स की उम्र बताएगा। फैलाव का ये रेट इतना मायने रखता है कि इसे एक नाम भी दिया गया है, हबल कांस्टेंट। हबल कांस्टेंट आज के यूनिवर्स के एक्सपेंशन का रेट है और अगर हम यूनिवर्स के फैलाव के इतिहास को समझना चाहते हैं तो ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। साइंटिस्ट ने पाया कि कॉस्मोस से एक अजीब सा रेडियो सिग्नल निकल रहा है। ये शुरुआती यूनिवर्स की प्राचीन लाइट के अंश हैं। हम इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या शॉर्ट में CMB कहते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन असल में बिग बैंग के बाद की चमक है। ये बताती है कि जब यूनिवर्स 4 लाख साल पुराना था तो वो कैसा दिखता होगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लैंक सैटेलाइट लॉन्च किया। सेंसिटिव रेडियो रिसीवर्स के जरिए ऑर्बिटर में हर दिशा में आसमान की स्टडी की। उन्होंने रेडिएशन सिग्नल के टेम्परेचर्स और पोलराइजेशन में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को नापा। CMB में टेम्परेचर के वो सारे उतार चढ़ाव शामिल होते हैं और इन्हें रैंडमली जमा नहीं किया जाता है। ये इसलिए हुए क्योंकि जब यूनिवर्स प्राइमोर्डियल फायरवॉल था तब तमाम फिजिकल बदलाव चल रहे थे। यह लाल धब्बे दिखाते हैं कि कब मैटर सबसे ज्यादा गर्म था और नीले हिस्से दिखाते हैं कि मैटर कब ज्यादा ठंडा था। सबसे छोटे लाल धब्बे दिखाते हैं कि इस समय गर्म मटेरियल कस के पैक हुआ था। उस समय का यूनिवर्स का मटेरियल ज्यादा घना हो गया था और उसी समय गैलेक्सीज का बनना शुरू हुआ होगा। इन ब्लूप्रिंट्स को देखना और उनकी स्टडी करना अलग ही बात है। हम देख पाते हैं कि नन्हा यूनिवर्स कैसे बड़ा बनता चला गया और आज जैसा बन गया। भले ही ये कुछ खास नहीं लग रही, पर इस तस्वीर में वो सब कुछ छिपा हुआ है जो हम यूनिवर्स के बारे में जानना चाहते हैं। अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल्स और एक पेचीदा प्रोसेस के जरिए कॉस्मोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि कैसे CMB में पकड़ में आया प्राचीन कॉस्मोस आज का यूनिवर्स बन गया है। उन्होंने पता लगाया कि कैसे यूनिवर्स छोटे से बड़ा बनता चला गया और ये फैलाव कितनी तेजी से होगा। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का डेटा कॉस्मोलॉजी के लिए सच कहें तो बहुत ही बेमिसाल है। ये एकदम खूबसूरत और क्लीन है। हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं और हमें इस बात पर पूरा भरोसा है कि हम इससे जो कुछ भी सीखेंगे वो एकदम पक्का होगा। फैलाव को पीछे ले जाने पर हम एक युग में पहुंचते हैं। 13.82 अरब साल पहले। काम खत्म।
पर मामला इतना सीधा नहीं है। इस आंकड़े को कंफर्म करना जरूरी है। हम मेजरमेंट लेने के लिए सिर्फ एक टेक्निक इस्तेमाल नहीं करते, हम अलग अलग टेक्निक से अलग अलग मेजरमेंट्स लेते हैं। कॉस्मोस की उम्र पता लगाने के लिए साइंटिस्ट की एक और टोली ने बिल्कुल अलग तरीका अपनाया। अपने यूनिवर्स में हम जिन ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं उन्हें मेजर करके पता लगाया जाए कि वो कितनी दूर हैं, और जैसे जैसे यूनिवर्स फैल रहा है वो हमसे कितनी तेजी से दूर जाते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा सीधा और सबसे सटीक मेजरमेंट्स पैरेलैक्स का इस्तेमाल करके किया जाता है। पैरेलैक्स का मतलब है बैकग्राउंड के तुलना में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में बदलाव आना जब उसे दो अलग अलग लोकेशंस में देखा जाता है। अगर हम एक आंख से अपने अंगूठे को देखते हैं फिर उसे बंद करके दूसरी आंख से देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो अंगूठा चल रहा है। अगर मैं अंगूठे को अपने चेहरे के पास ले आता हूँ तो इसके आगे या पीछे जाने की दूरी बदल जाती है, ये ज्यादा आगे पीछे होता हुआ नजर आता है। इसी पैरेलैक्स डिफरेंस के सहारे, मतलब अंगूठे को चेहरे के करीब और दूर ले जाना, हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की दूरी नापते हैं। पैरालैक्स के जरिए हम मिल्की वे या चमकीले तारों या सेफियड्स की दूरी को नाप सकते हैं। सेफियड्स वो स्टार है जो हमारे सूरज से 1 लाख गुना ज्यादा चमकीले होते हैं। तो वो चमकीले होते हैं और पल्सेट करते हैं। एक नियमित समय पर वो चमकीले और मध्यम पड़ते रहते हैं। जो सेफियड्स एक ही रेट पर पल्सेट करते हैं उनकी ब्राइटनेस भी एक जैसी रहती है। उन्हें स्टैंडर्ड कैंडल कहा जाता है। एक स्टैंडर्ड कैंडल जो कि स्टैंडर्ड होती है, यानी हम जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा ब्राइट हो सकती है। तो हमें बस धरती से नजर आने वाली इस ब्राइटनेस को मेजर करना है और फिर हमें डिस्टेंस का पता लगा लेना है। मान लीजिए कि आप एक सड़क पर हैं। आप देखते हैं कि ये स्ट्रीट लाइट्स जितनी ज्यादा दूर है उतनी डिम होती चली जा रही है, पर ये इनकी इंट्रिंसिक ब्राइटनेस नहीं है। इनकी इंट्रिंसिक ब्राइटनेस तो एक जैसी है। तो जो सबसे ज्यादा दूर की लाइट है वो कितनी डिम है, इससे आप समझ सकते हैं कि वो आपसे कितनी दूर है। स्टैंडर्ड कैंडल्स के जरिए हम सबसे दूर वाले स्टार्स की दूरी नाप सकते हैं, पर इसमें एक दिक्कत है। पूरे यूनिवर्स में एक मुकाबला चल रहा है। फैलाव चीजों को दूर कर रहा है और ग्रेविटी उन्हें करीब ला रही है। मिल्की वे में बहुत ज्यादा मैटर है, इसलिए ग्रेविटी जीत जाती है। जब हम अपने पड़ोस की गैलेक्सीज को देखते हैं तो उनका फैलाव कम नजर आता है, पर बहुत अलग गैलेक्सीज के कॉस्मिक स्केल पर बहुत ही अलग तरह का मैटर बहुत फैला हुआ है। वहाँ एक्सपेंशन या फैलाव जीतता है, तो हम विशाल दूरियों पर ही फैलाव को नाप सकते हैं। जो चीजें हमसे बहुत बहुत दूर है उनकी दूरी नापने का एक ही तरीका है, जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस लैडर का। हमने जिस भी कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स को देखा है वो इस लैडर पर अलग जगह पर है। अगर हमने किसी एक की दूरी नाप ली तो इससे पता लग जाएगा कि दूसरी जगह कितनी दूर है। इसका मतलब हम एक एक दूरी को नापते चले जाएंगे और इसके बाद इन सब को जोड़ लेंगे और इस तरह हम बहुत दूर मौजूद चीजों की दूरी नाप सकते हैं। पैरालैक्स के जरिए मिल्की वे में मौजूद सेफियड स्टार्स को नापकर हमें एक बेंचमार्क मिल सकता है। इसके बाद हम इनकी स्टैंडर्ड ब्राइटनेस से दूसरी गैलेक्सी के सेफियड्स को नाप सकते हैं। अगली दूरी है एक ज्यादा चमकीली स्टैंडर्ड कैंडल, जिसे कहते हैं टाइप 1A सुपरनोवा। ये बहुत दूर की गैलेक्सीज में नजर आते हैं। आखिरकार हम बहुत दूर के एलिप्टिकल गैलेक्सीज की लाइट को नाप सकते हैं। हम देख सकते हैं कि लाइट कितनी लाल है। इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि वो कितनी तेज हमसे दूर जा रही है। तो ये 3 चीजें हमें नजदीक के यूनिवर्स, थोड़े दूर के यूनिवर्स और बहुत दूर के यूनिवर्स का पता देती है, एक एक करके। मार्च 2021 साइंटिस्ट ने 63 जाइंट एलिप्टिकल गैलेक्सीज की लाइट को नापा। ये डिस्टेंस लैडर का सबसे दूर वाला हिस्सा था। उन्हें उम्मीद है कि वो हबल कांस्टेंट का अब तक का सबसे सटीक मेजरमेंट्स हासिल कर पाएंगे और इससे यूनिवर्स की सही उम्र का पता भी लगा पाएंगे। किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट बाहर आती है, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो शिफ्ट हो सकती है, और अगर ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है तो वो वेवलेंथ से बाहर की तरफ खिंचकर लाल होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता जा रहा है, दूर वाली गैलेक्सीज उम्मीद से ज्यादा लाल नजर आती हैं। इसे हम रेड शिफ्ट कहते हैं। रेड शिफ्ट
काफी कुछ डॉपलर इफेक्ट की तरह होता है। हम इससे काफी ज्यादा परिचित हैं। सायरन की मिसाल से समझते हैं। अगर कोई चीज हमसे दूर जा रही है तो हमें उसकी पिच कम सुनाई पड़ती है, और अगर सायरन हमारी कार की तरफ आ रहा है तो पिच बढ़ती चली जाएगी। टीम ने एलिप्टिकल गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट का इस्तेमाल करके यूनिवर्स के उम्र का पता लगा लिया। उनके कैलकुलेशन से पता चला कि यूनिवर्स की उम्र है 13.3 अरब साल। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से जो आंकड़ा हमें मिला था वो 13.82 अरब साल का था। ये आंकड़ा उसके करीब ही है, बस 6% का फर्क है। ये बहुत हैरानी की बात है, लेकिन इससे लाखों सालों की कॉस्मिक हिस्ट्री का फर्क आ जाता है। या तो ये इतिहास घटा या फिर नहीं घटा। 50 साल पहले जब हम यूनिवर्स की सारी चीजों का हिसाब किताब रखने में उतने माहिर नहीं थे, तब अगर हमारा हिसाब इतना करीब आता तो हमें बहुत खुशी होती। पर आज अगर इतना फर्क आ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। साफ तौर पर दोनों टेक्निक्स में फर्क है और कॉस्मोलॉजिस्ट के 2 कैंप्स बन गए हैं। हमें लगा था कि ये दोनों तरीके दोनों तरफ से ब्रिज बनाने जैसे होंगे जिसमें हम बीचों बीच मिल जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब कुछ तो चल रहा है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। हालांकि ये सारे मेजरमेंट मोटे तौर पर एक जैसे हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करना या मान लेना ये सब एकदम सही है, खतरनाक है। क्योंकि साइंस में आमतौर पर शुरुआती बड़ी खोजें छोटे मोटे फर्क से ही शुरू हुई थी, पर जब इसकी गहराई में हम गए तो हैरत में डालने वाली बातें सामने आई। तो क्या ये सवाल कि यूनिवर्स की उम्र क्या है सब चीजों को उजागर कर देता है? यूनिवर्स बाहर की तरफ फैल रहा है, इसका रेट भी बढ़ रहा है और इसे कहते हैं हबल कांस्टेंट, और इसके सहारे ही हम यूनिवर्स के उम्र का हिसाब किताब कर सकते हैं। आपको हबल कांस्टेंट एक एकेडमिक नंबर की तरह लग सकता है जिसका कोई मतलब ना हो, पर इस नंबर में उनकी कॉम्पोजिशन, उनकी एवोल्यूशन और साथ ही यूनिवर्स के भविष्य की बातें छिपी हुई है। ये एक बहुत खास नंबर है, पर दिक्कत ये है कि मेजरमेंट्स की हमारी बेस्ट मेथड्स मेल नहीं खाते। यूनिवर्स की उम्र कितनी है ये जानना काफी निराशा भरा है। ये जानने से और भी ज्यादा निराशा होती है कि 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं जो बाकी अपने आप में कमाल के हैं, पर दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हैं। इससे जूझते जूझते मेरे सर के सारे बाल झड़ गए। पिछले 5 सालों में ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल रहा है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। किसी एक मेथड में कुछ तो गड़बड़ है। एक बात तो साफ है, आप दोनों में से जिस किसी ग्रुप में होंगे आपको हमेशा प्रॉब्लम्स दूसरी तरफ ही नजर आएंगी। अगर आप कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पर काम कर रहे हैं तो शायद आप ये कहेंगे कि डिस्टेंस लैडर में ही कोई गलती है। अगर डिस्टेंस लैडर में कोई दिक्कत है तो उसका प्राइम सस्पेक्ट भी है। लैडर उन तारों पर निर्भर है जिनके प्रेडिक्टेबल ब्राइटनेस है, जिसे हम स्टैंडर्ड कैंडल्स कहते हैं। पर इस बात के सबूत हैं कि इन स्टार्स की ब्राइटनेस हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। तो अगर आप उम्मीद करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट्स में इतनी ब्राइटनेस होगी और असल में उसकी ब्राइटनेस अलग निकले, तो आप उस ब्राइटनेस के सारे जो भी नतीजा निकालेंगे वो हकीकत से जरा अलग होगा। तारों को स्ट्रीट लाइट्स की तरह समझिए। अगर एक लाइट में गड़बड़ है तो वो दूसरे से ज्यादा डिम है और आपको लगेगा कि वो बहुत दूर है। डिस्टेंस लैडर में एक दिक्कत की बात यह है कि इसका अगर एक भी हिस्सा परफेक्ट नहीं हुआ तो जब तक आप ऊपर पहुंचेंगे तो पूरी की पूरी लैडर में ही गड़बड़ी आ जाएगी। यानी यूनिवर्स की उम्र नापनी है तो हमें कोई नया तरीका खोजना होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बीच का तरीका निकले, कोई रेफरी आ जाए, एकदम नए तरह का मेथड जिसमें दोनों में से कोई एक से भी फर्क ना पड़े, जो हिसाब लगाकर बता दे कि हबल कांस्टेंट कितना है। शायद वो तरीका मिल भी गया है। इस ऑब्जर्वेटरी में टेलीस्कोप नहीं है। ये एक अदृश्य वेव की तलाश में है, स्पेस टाइम में एक डिस्टर्बेंस की तलाश में। ये विशाल ऑब्जेक्ट्स की स्पीड पकड़ने या टकराने से होता है और इसे कहते हैं लाइगो। लाइगो का मतलब है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, और ये एक ग्राउंड बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर है। लेजर लाइट की एक परफेक्टली स्टेबलाइज्ड बीम 8 किलोमीटर लंबी एल शेप वाली सुरंग में बाउंस होती है। जब ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर में ये गुजरती है तो स्पेस फैल जाता है।
और लाइट को थोड़े दूर तक ट्रैवल करने पर मजबूर करता है। आप लेजर को बहुत ही दूर तक बाउंस कर रहे हैं और मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस टाइम खुद ही फैला हुआ है और डीफॉर्म्ड है। ऐसे में क्या लेजर को थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे जाना होगा, और ये जो बहुत ही छोटी सी दूरी है, ये कई मील की दूरी पर एक एटम की चौड़ाई है। लाइगो ने पहले ही कोलाइडिंग ब्लैक होल्स को पहचान लिया है, पर इसने एक कम भीमकाय चीज से भी सिग्नल प्रेषित किया है। न्यूट्रॉन स्टार यूनिवर्स में ब्लैक होल के अलावा सबसे डेंस चीज है। यह वह आखिरी शॉपिंग पॉइंट है। इसके बाद जो तबाही होती है वह आपको सीधे ब्लैक होल तक ले जाती है। इनका साइज वॉशिंगटन डीसी जितना है, पर उनका मास 2 सूरज के बराबर है। न्यूट्रॉन स्टार्स की टक्कर बहुत ही जोरदार होती है। ये यूनिवर्स का एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी वाला हादसा होता है, जो स्पेस टाइम को बहुत ही बुरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, क्योंकि ग्रेविटी बहुत ही स्ट्रांग होती है। पर ब्लैक होल मर्जर के उलट न्यूट्रॉन स्टार्स की टक्कर से भी लाइट निकलती है। 2017 में लाइगो ने एक अलर्ट भेजा। धरती और स्पेस में तैनात 70 से ज्यादा टेलीस्कोप फौरन मुस्तैद हो गए। इस बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार मर्जर में पहली बार हमें एक ही इवेंट से आती ग्रेविटेशनल वेव्स और लाइट्स नजर आई थीं। ये बहुत ही नई खोज थी। हबल कांस्टेंट खोज रहे साइंटिस्ट के लिए ये घटना आइडियल थी। लाइट हमें बताती है कि टकराने वाले स्टार्स हमसे कितनी तेजी से दूर जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स हमें दूरी के बारे में बता देती हैं। अगर हमें पता लग जाए कि वो कितनी दूर है और कितनी तेजी से जा रहा है, तो हबल कांस्टेंट का पता लग जाएगा। यूनिवर्स के एक्सपेंशन के नापने के तरीकों में न्यूट्रॉन स्टार मर्जर्स का जुड़ जाना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये किसी पर निर्भर नहीं। इसमें ऐसी फिजिक्स का इस्तेमाल हो रहा है जिसका आपस में भिड़ते पहले 2 तरीकों से कोई कनेक्शन नहीं है। लग तो सही रहा है, पर इसका नतीजा? हमें उम्मीद थी कि मेजरमेंट का एक नया तरीका टाई ब्रेकर बन जाएगा, और ये दोनों तरीकों के एकदम बीच में पहुंच गया। मदद के लिए शुक्रिया। पर ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना है नहीं। कितने न्यूट्रॉन कोलिजन्स हुए जिनमें हमने ग्रेविटेशनल वेव्स और लाइट को पहचाना है? सिर्फ एक। हमें इस बात से बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए कि इससे हमारी प्रॉब्लम नहीं सुलझ पाई है, क्योंकि यहाँ तो गलती की बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ आपके पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। हमें इस न्यूट्रॉन स्टार मर्जर जैसी 100 घटनाओं को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। भले ये लगे कि इसमें काफी बड़ा इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, पर ऐसा लग रहा है कि अगले 10 साल तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लेंगे। ग्रेविटेशनल वेव से भले ही हमें यूनिवर्स की सटीक उम्र पता चल जाए, पर यह भी चांस है कि इससे पता चले कि दिक्कत हमारी मेजरमेंट्स में नहीं है, बल्कि कॉस्मोस की हमारी समझ में है। अगर हमें हबल कांस्टेंट के बारे में अलग अलग जवाब मिल रहे हैं, खास तौर पर अलग अलग मेथड के जरिए, तो इससे साफ समझ में आता है कि हम यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में कोई बुनियादी बात समझ नहीं पा रहे हैं, इसकी बनावट के बारे में कोई जरूरी बात। यूनिवर्स की उम्र की हमारी तलाश से ये भी हो सकता है कि कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ भी गलत निकले। फिजिक्स में एक तरह से अव्यवस्था सी फैल जाए। हमें यूनिवर्स की उम्र नहीं पता। हमें ये उम्मीद थी कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे ब्रिज बनाने जैसे होंगे। दोनों तरफ से काम शुरू होगा और हम बीच में कहीं मिल जाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, सबूत जमा होते चले गए। ब्रिज के दोनों सिरों का मिलना नामुमकिन होता चला गया। किसी एक गुट को तो हार माननी ही होगी। कुछ लोग मानते हैं कि हमने जो शुरुआती यूनिवर्स की तस्वीर समझी है, दिक्कत उसी में है। इसका पैटर्न कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में छिपा है। CMB से जो डेटा हमें मिला है, हमें उस पर पूरा यकीन है, पर ये यूनिवर्स की उम्र का एक तरह से इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। ये यूनिवर्स के हमारे मॉडल के सही होने पर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये हमारा फंडामेंटल कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है, जिसके जरिए हमने कामयाबी के साथ यूनिवर्स को समझाया है कि उसमें भी कमियां हैं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, शायद इसका इंजन खराब है। ये इंजन है स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल, पार्टिकल फिजिक्स और जनरल रिलेटिविटी के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसी के जरिए ये हमें बताता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। इसे दोबारा लिखना एक क्रांतिकारी सुझाव है। ज्यादातर हम जो देखते हैं ये उससे मैच कर जाता है, पर एक जगह ये स्ट्रगल करता दिखता है।
जब यूनिवर्स बिग बैंग के बाद फैलता चला गया तो एक चीज समझ आती है कि ग्रेविटी उसे एक बार फिर एक साथ लाने के लिए खींचेगी। तो वक्त के साथ ग्रेविटी सब कुछ रिवर्स कर देगी और पूरे यूनिवर्स को एक सिंगल पॉइंट बनाकर रख देगी। पर हम जो डेटा में देखते हैं वो बिल्कुल उल्टा है। सच्चाई ये है कि यूनिवर्स लगातार फैलता जा रहा है, बल्कि समय के साथ उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। इस अजीब से फिनोमिनन को समझने के लिए कॉस्मोलॉजिकल मॉडल एक अजीब सी अनजान फोर्स पर निर्भर है जिसे कहते हैं डार्क एनर्जी। मेरी रिसर्च में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज से मेरा सामना हुआ है, वो है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी वो टर्म है जो हमारे सामने तब आता है जब हम मानते हैं कि यूनिवर्स की फैलाव की स्पीड बढ़ती जा रही है। हम इतना ही जानते हैं, हमें इसकी वजह नहीं पता, हमें नहीं पता इसका बर्ताव कैसा है, हमें इसका अतीत और भविष्य भी नहीं पता, बस हम इसे डार्क एनर्जी कहते हैं। ये अदृश्य है, ये पूरे यूनिवर्स में मौजूद है और गैलेक्सीज को दूर दूर ले जा रही है। ये एक तरह से एक स्प्रिंग की तरह है, एक दबा हुआ स्प्रिंग। जैसे ही इसे छोड़ा जाता है ये सारी चीजों को दूर धकेल देता है और ये चीजें अजीब सी होती चली जाती हैं। यूनिवर्स फैलता चला जाता है पर डार्क एनर्जी की ताकत कम नहीं होती। जब खाली जगह बनती है या जगह फैलती है तो उसके साथ जुड़ी डार्क एनर्जी वैसे ही बनी रहती है। जितनी भी खाली जगह है ये उसमें समा जाती है। कल्पना कीजिए कि मैं एक बाल्टी से पानी खाली कर रहा हूँ पर वो खत्म नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। यूनिवर्स के फैलाव में डार्क एनर्जी इसी तरह का बर्ताव करती है। क्योंकि यूनिवर्स के फैलने से डार्क एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, इसलिए समय के साथ साथ कॉस्मोस की कुल एनर्जी का ज्यादातर हिस्सा इसी से बना हुआ है। यूनिवर्स के शुरुआती दौर में यानी शुरुआती 5 अरब सालों में पॉजिटिव ग्रेविटेशन वाली चीजें जैसे कि मैटर, डार्क मैटर और लाइट डार्क एनर्जी पर छाई हुई थी। पर यूनिवर्स के विकास के दूसरे हिस्से में यानी बीते 7-8 अरब सालों में यूनिवर्स के फैलने की दर बढ़ती चली जा रही है, यानी यूनिवर्स पर अब डार्क एनर्जी हावी हो गई है। स्टैंडर्ड मॉडल के मुताबिक अब यूनिवर्स की 68% एनर्जी इसी से बनी है। डार्क एनर्जी स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल में बड़ा रोल निभाती है। अगर इसके बारे में हमारी समझ गलत हो तो ये मॉडल भी गलत साबित हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि CMB से हमें यूनिवर्स की जो उम्र मिलेगी वो गलत हो जाएगी। क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि डार्क एनर्जी क्या है, इसीलिए अलग अलग थ्योरी चल रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कांस्टेंट है? डार्क एनर्जी के बारे में हमारा जो अंदाजा है कि ये यूनिवर्स के पूरे इतिहास में उसे एक जैसी ताकत से फैला रही है। अब फिजिसिस्ट ये सोच रहे हैं कि क्या ये आइडिया गलत है? शायद शुरुआती यूनिवर्स में डार्क एनर्जी गलत तरह से बर्ताव कर रही होगी। आज जिस तरह से डार्क एनर्जी यूनिवर्स के साथ खेल रही है, हो सकता है कि शुरुआती दौर में भी उसने यूनिवर्स के साथ ऐसा ही किया हो सकता है कि डार्क एनर्जी ने एक्सपेंशन पर हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा असर डाला हो। अगर ऐसा है तो यूनिवर्स की उम्र और अलग अलग समय में उसकी बनावट के बारे में हमारा अंदाजा पूरी तरह से गलत हो सकता है। इस थ्योरी को कहते हैं न्यू अर्ली डार्क एनर्जी। न्यू अर्ली डार्क एनर्जी के पीछे आइडिया ये है कि डार्क एनर्जी यूनिवर्स के एकदम शुरुआती दौर में भी मौजूद रही होगी, पर बहुत ही अलग स्टेट में। जैसे कि हम पानी को 2 स्टेट्स में मौजूद मान सकते हैं। एक तो लिक्विड वाटर अगर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो, या फिर फ्रोजन वाटर अगर एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो। इसे फेज चेंज कहते हैं। हो सकता है कि शुरुआती यूनिवर्स में डार्क एनर्जी फेज चेंज से गुजरी हो, यानी वो शुरुआत में अलग होगी और आज अलग बर्ताव कर रही है। थ्योरी के मुताबिक अर्ली डार्क एनर्जी की इस ज्यादा एनर्जेटिक स्टेट ने शुरुआती यूनिवर्स को हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा फैलाया होगा। तो इस तरह से यूनिवर्स के शुरुआती दौर में चीजों की स्पीड बढ़ी हुई होगी। जब हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और डिस्टेंस लैडर मेजरमेंट दोनों से इसे समझने की कोशिश करते हैं तो ये मेल खाती नजर आती है। यूनिवर्स में हम एक चीज देखते हैं कि समय के साथ सब चीजें बदलती हैं। डेंसिटी बदलती है, मैटर बदलता है, एनर्जी बदलती है, तो फिर डार्क एनर्जी क्यों नहीं? न्यू अर्ली डार्क एनर्जी को शुरुआती यूनिवर्स पर लागू करने से स्टैंडर्ड मॉडल बदल जाता है। CMB यूनिवर्स के फैलाव पर बड़ा आंकड़ा देता है, पर आखिरकार यूनिवर्स की उम्र यहाँ उतनी ही नजर आती है जितनी की डिस्टेंस लैडर मेथड से।
हम जो ब्रिज की बात करते आ रहे हैं, जहां दोनों हिस्से एक दूसरे से नहीं मिलते, उसमें अर्ली डार्क एनर्जी ब्रिज के अर्ली यूनिवर्स वाले हिस्से का एंगल सही कर देती है और इस तरह से दोनों हिस्से बीच में मिल जाते हैं। ये अभी भी विवादास्पद है, पर कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के डिटेल्ड मेजरमेंट्स में शायद न्यू डार्क एनर्जी की पहचान की जा सकती है। एक तरह से ये सवाल उठता है कि क्या हमें यूनिवर्स को इतना पेचीदा बनाने की जरूरत है, और सच ये है कि यूनिवर्स अपने आप में इतना सिंपल भी नहीं है। पर फिजिसिस्ट एक चीज पर तो सहमत हो सकते हैं। डार्क एनर्जी हाल ही में हुआ अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है। हो सकता है आगे इसमें बदलाव दिखे। एक बहुत क्रांतिकारी बात हो सकती है। हो सकता है कि हमें डार्क एनर्जी को छोड़कर अब तक की सबसे फेमस थ्योरी पर सवाल खड़ा करना पड़ जाए, जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी। क्या ये संभव है? क्या आइंस्टाइन ने एक बड़ी गलती कर दी थी? यूनिवर्स की उम्र का पता लगाने की कोशिश में फिजिसिस्ट ने एक क्रांति शुरू कर दी है। ये क्रांति यूनिवर्स के कामकाज के बारे में अब तक की हमारी सारी जानकारियों को बदल कर रख देगी, यहां तक कि मॉडर्न फिजिक्स को भी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी जनरल रिलेटिविटी को भी उलट फुलट कर देगी। सब चीजों के नीचे क्या है? कॉस्मोलॉजी की बुनियाद है जनरल रिलेटिविटी, पर शायद हमें ग्रेविटी के बारे में बिल्कुल नई समझ की जरूरत है। ग्रेविटी एक अजीब सी ताकत है। ये हमेशा चीजों को खींचती है। धरती हमें खींचती है और यही हमारा वजन है। ग्रेविटी की ताकत विशाल दूरियों पर काम करती है। पूरे सोलर सिस्टम में सूरज ऑब्जेक्ट्स को आपस में बांधे रखता है। मिल्की वे दूसरी गैलेक्सीज को खींचती है। एक तरफ ग्रेविटी हमारे लिए बहुत ही जानी पहचानी है, पेड़ से सेब का गिरना और इस तरह की तमाम चीजें। और हम ये भी जानते हैं कि ग्रेविटी इस पूरे सोलर सिस्टम में एक जाने पहचाने तरीके से काम करती है। हमारे स्पेसक्राफ्ट वगैरह से भी हमने यही देखा है। पर जब हम एक बहुत ही छोटे पैमाने पर इसका बर्ताव देखते हैं और बहुत विशाल पैमाने पर जिस तरह इसने यूनिवर्स को कवर कर रखा है, तो ये मुमकिन है कि हमें हालात की एकदम सही तस्वीर नजर ना आ सके। यूनिवर्स का आइंस्टाइन का मॉडल सैकड़ों सालों से वैसा का वैसा ही बना हुआ है। मॉडर्न फिजिक्स का बड़ा हिस्सा आइंस्टाइन के कंधों पर ही टिका हुआ है। पर बात यह है कि हम किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते। क्लाउडिया डे राम एक थ्योरी पर काम कर रही है जिसे मैसिव ग्रेविटी कहते हैं। ये आइंस्टाइन की थ्योरी के मुख्य हिस्से पर ही टिकी है, जो कहता है कि ग्रेविटी का मास नहीं होता। जब एक बार आप ये समझ ले कि जनरल रिलेटिविटी असल में मासलेस पार्टिकल की थ्योरी है, तो फौरन ये सवाल उठता है कि अगर वो पार्टिकल मैसिव हुआ तो क्या? वो थ्योरेटिकल पार्टिकल जो ग्रेविटी को लेकर चलता है उसे ग्रेविटॉन कहते हैं। अगर ग्रेविटॉन्स में कोई वजन नहीं है तो यूनिवर्स में स्पीड से चलते हुए कोई चीज उन्हें धीमा नहीं कर सकती। अनंत दूरियों का काम कर सकते हैं, जैसे कि लाइट के फोटॉन्स। तो यूनिवर्स के इस तरफ मौजूद एक गैलेक्सी दूसरी तरफ मौजूद किसी दूसरी गैलेक्सी को खींच सकती है। पर अगर ग्रेविटी में वजन हो तो चीजें बदल सकती हैं। जैसे कि अगर हम अपने एक ग्रेविटॉन पार्टिकल पर छोटा सा बैकपैक जोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो इसे स्लो कर देगा और इस तरह बहुत लंबी दूरियों में उसका असर बहुत ही थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस तरह से विशाल कॉस्मोलॉजिकल डिस्टेंस में ग्रेविटी का असर स्विच्ड ऑफ हो जाएगा। अगर ग्रेविटी थोड़ी भी कमजोर होगी तो यूनिवर्स के इस तरफ मौजूद एक गैलेक्सी दूसरी तरफ मौजूद किसी गैलेक्सी को खींच नहीं सकती है। इसका यूनिवर्स का फैलाव पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। अगर ग्रेविटी का असर लंबी दूरियों पर स्विच ऑफ हो जाता है तो ये मामला ही खत्म हो जाएगा कि हर चीज किसी दूसरी चीज को खींच रही है, क्योंकि अब तो ऐसा है ही नहीं। और इस तरह से सहजता से समझाया जा सकेगा कि यूनिवर्स का फैलाव क्यों स्पीड पकड़ रहा है। यूनिवर्स में हम आज जो एक्सेलरेशन देख रहे हैं इस वक्त, उसे समझाने के लिए हम डार्क एनर्जी की मदद लेते हैं। मान लेते हैं कि ग्रेविटेशन में मास है, तो इसका मतलब है हम यूनिवर्स से बाहर नहीं जा सकते और इसमें हमें डार्क एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हम जो देख रहे हैं, अगर वो बहुत ही लंबी दूरियों पर ग्रेविटी के स्विच्ड ऑफ होने के शुरुआती साइन है, तो इसका क्या मतलब है? शायद हम इस बात का पहला असर देख रहे हैं कि ग्रेविटेशन में मास है।
डार्क एनर्जी के बिना यूनिवर्स को समझाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। हो सकता है कि हमें इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स की जरूरत ना हो सकता है कि यूनिवर्स के सारे सामान्य इंग्रेडिएंट्स ही हों, पर वो एकदम अलग नियमों पर काम कर रहे होंगे। क्लाउडिया को उम्मीद है कि उनकी थ्योरी को जल्द ही टेस्ट किया जाएगा। सन 2037 तक हम एक नया ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर बना लेंगे। लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना या लाइसा ये लाइगो से बड़ा होगा और धरती का चक्कर काटेगा। जब लीसा स्पेस में चला जाएगा तो हमारे पास पूरे यूनिवर्स में इन्वॉल्व हो रही ग्रेविटेशनल वेव्स को समझने का एक बढ़िया जरिया हो जाएगा और इससे हम ग्रेविटी को ज्यादा गहराई से समझ पाएंगे। लाइसा 3 सैटेलाइट्स का एक सिस्टम है जिन्हें विशाल ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में जमाया गया है, एक दूसरे से करीब 24 लाख किलोमीटर दूर। मुमकिन है कि ये बहुत ही प्राचीन घटनाओं की बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली ग्रेविटेशन वेव्स को भी पकड़ पाए, शायद यूनिवर्स की शुरुआत के समय पैदा हुई शॉक वेव्स को भी। अगर ग्रेविटेशन में मास हो तो वेव्स उम्मीद से कहीं ज्यादा धीमी हो जाएंगी, पर जब तक हमें वो सिग्नल्स नहीं मिलते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। ग्रेविटी में फर्क के बाद प्रपोज करना भी बहुत बड़ी बात है, पर वो क्या है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं कोई दाव नहीं लगा रहा, यूनिवर्स ने हमें बार बार धोखा दिया है, इसलिए जो बात सामने आएगी वो आएगी, मैं इंतजार करूंगा। यूनिवर्स की उम्र के सवाल ने जैसे एक पिटारा ही खोल दिया है और यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट में एक और राज छिपा हुआ है, हमारे भविष्य का राज। क्या हमारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा? हम अच्छी तरह जानते हैं कि धरती कैसे खत्म होगी। तकरीबन 5.4 अरब सालों में सूरज एक रेड जायंट में बदल जाएगा। वो आज से 1000 गुना बड़ा हो जाएगा। धरती तबाह हो जाएगी। अगर हम इंसान तब तक बचे रहे तो कब के धरती को छोड़कर कहीं और चले गए होंगे। पर यूनिवर्स कैसे खत्म होगा? यूनिवर्स की उम्र न सिर्फ हमें ये समझने में मदद करेगी कि हम कहां से आए हैं, पर इससे यूनिवर्स के भविष्य का पता भी चलेगा और आज से अरबों साल बाद आखिर क्या होगा। अगर साइंटिस्ट हबल कांस्टेंट की वैल्यू पता कर ले, यानी वो मुश्किल आंकड़ा जो हमें बताएगा कि यूनिवर्स कितनी तेजी से फैल रहा है, तो इससे हमें यूनिवर्स की उम्र का पता लग जाएगा और इससे इसके अंत का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी। हबल कांस्टेंट को नापने का मतलब है आज के एक्सपेंशन रेट को नापना। इस वक्त और अभी ये वैसा ही है कि आप स्पीडोमीटर चेक कर रहे हैं हर पल, और इस वक्त जो आपकी स्पीड है इसका मतलब ये नहीं कि आप इस स्पीड से घर से निकले थे या आप इस स्पीड में हाईवे पर चल रहे थे। समय के साथ फैलाव कैसे बदलता है, इससे कॉस्मोस का भविष्य तय होगा। हबल कांस्टेंट पर निर्भर करता है कि यूनिवर्स लगातार फैलता चला जाएगा, वो अपने फैलाव के रेट को बढ़ाएगा या फिर ये रेट कम हो जाएगा। इस वक्त जो गैलेक्सीज दूर जा रही हैं, लगातार फैलता यूनिवर्स फैलते हुए ठंडा होता चला जाएगा। अनंत काल तक चलने वाले इस फैलाव का एक और नाम है बिग फ्रीज, क्योंकि जब सब चीजें फैलती चली जाएंगी तो डेंसिटी घट जाएगी और टेम्परेचर में फर्क का कोई मौका नहीं होगा। हर चीज ठंडी और ठंडी और ठंडी होती चली जाएगी और हम लगातार जीरो की तरफ बढ़ रहे होंगे। मैटर जितना ज्यादा फैलता चला जाएगा, स्टार बनने के चांस उतने ही कम होते चले जाएंगे। क्योंकि यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारा आसमान या यूनिवर्स में हर जगह का आसमान रात को काला और ज्यादा काला होता चला जाएगा, क्योंकि चीजें एक दूसरे से दूर होती जाएंगी और स्टार्स मरते जाएंगे। अंत में सारे स्टार्स खत्म हो जाएंगे, बस उनका बचा हुआ हिस्सा रह जाएगा जिसे हम कहते हैं डीजेनरेट्स, ब्लैक होल, व्हाइट डॉर्फ, रोग प्लैनेट्स। यूनिवर्स बहुत उदास जगह बनकर रह जाएगी। मैटर का अब एक ही ठिकाना रह जाएगा और वो होंगे ब्लैक होल्स। हर गैलेक्सी के बीचों बीच एक बड़ा सा ब्लैक होल होगा। खरबों सालों तक इन गैलेक्सीज की हर चीजें इसमें समाती जाएं, तो कुल मिलाकर आखिर में बहुत दूर दूर बड़े ब्लैक होल्स रह जाएंगे और उनके बीच की दूरी भयानक होगी। देखा जाए तो बिग फ्रीज की तरफ बढ़ते हुए ब्लैक होल्स भी भाप बनने लगेंगे। शायद इन एक्सेलरेटिंग यूनिवर्स में ब्लैक होल्स तक नहीं बचेंगे।
अब सिर्फ बहुत ही कम एनर्जी वाले फोटॉन्स बचेंगे और बहुत ही कम मैटर जो पूरे यूनिवर्स में दूर दूर तक फैला होगा और कुछ भी नहीं बचेगा। यही होगा अंत। हम इसे यूनिवर्स की हीट डेथ कहते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी जहां और हीट और एनर्जी बची, सिर्फ और सिर्फ फोटोन्स ही बचे रह जाएंगे। साइंस के नजरिए से ये बहुत शानदार लगता है, पर हम इंसानों के नजरिए से ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। पर अगर हबल कांस्टेंट या यूनिवर्स के फैलने का रेट लगातार बढ़ता चला गया तो यूनिवर्स का अंत और भी डरावना हो जाएगा और वो समय से पहले भी होगा। एक संभावना ये भी है कि यूनिवर्स का फैलाव एक्सेलरेट हो जाएगा और ये लगातार एक्सेलरेट होता ही जाएगा और तेज और तेज और तेज। और अगर ऐसा होगा तो जो कुछ भी होता है हमने उसे बिग रैप का नाम दिया है, जहां पूरे के पूरे स्पेस की धज्जियां ही उड़ जाएंगी। तो सोलर सिस्टम की धज्जियां उड़ जाएंगी, इसके बाद सूरज और सारे प्लैनेट्स की धज्जियां उड़ना शुरू हो जाएंगी और ये सिलसिला बढ़ते हुए एटम्स तक पहुंच जाएगा। एटम्स की धज्जियां उड़ जाएंगी और इसका असर हम स्पेस और टाइम पर देखेंगे। स्पेस की धज्जियां उड़ जाएंगी और समय रुक जाएगा। तो ये हालात हो जाएंगे जहां टाइम और स्पेस का कोई मतलब नहीं बचेगा। अगर हर चीज़ एक दूसरे से अनंत दूरी पर होगी तो स्पेस के होने का मतलब ही नहीं रह जाएगा, वो हमारी समझ से परे हो जाएगा। एक्सपेंशन रेट का पता लगा लें तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से हालात सामने आएंगे। पर फिलहाल तो हमें नहीं पता कि यूनिवर्स की उम्र कितनी होगी। शायद हमें टाइमलाइन के दूसरे सिरे की खोजबीन करनी चाहिए। पर अगर हम यूनिवर्स को ही ना समझ पाएं तो उसके उम्र का अंदाजा कैसे लगा पाएंगे? जब हम समय में पीछे बिग बैंग की तरफ जाते हैं तो फिजिक्स की हमारे ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाता है। टेम्परेचर स्केल के बाहर, प्रेशर स्केल के बाहर हर चीज का बर्ताव वैसा है जिस पर हमारी फिजिक्स के सेट रूल्स लागू ही नहीं होते। सबसे बड़ी दिक्कत है ये जानना कि बिग बैंग के ठीक पहले क्या हुआ था। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी ये बताती है कि यूनिवर्स का सारा मैटर और सारी एनर्जी एक छोटे से पॉइंट में समा गई थी, तब सिंगुलैरिटी थी। ये सिंगुलैरिटी उन पुराने नक्शों के हिस्से की तरह है जहां लिखा होता है कि यहाँ पर ड्रैगन है। सिंगुलैरिटीज एक दिक्कत है, हमें ये पसंद नहीं है। यहाँ यूनिवर्स में मैटर की एक निश्चित तादाद मौजूद है पर उसे दबाकर 0 वॉल्यूम में ला दिया गया है। इसका मतलब वो इन्फिनिटली डेंस हो गई। इनफाइनाइट डेंसिटी कुदरत में पाई नहीं जाती। ये दिखाता है कि यहाँ हमारी मैथ्स काम नहीं कर पाएंगी। ये दिखाता है कि हमें इसकी जगह एक नई समझ पैदा करनी होगी। बहुत सारे लोग अब ये मानते हैं कि आइंस्टाइन गलत थे, सिंगुलैरिटी जैसी कोई चीज थी ही नहीं। तो अब ये सवाल उठता है, क्या यूनिवर्स की उम्र अनंत हो सकती है? यूनिवर्स की उम्र के पड़ताल कर रहे साइंटिस्ट इसकी शुरुआत को समझने के लिए जूझ रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी कोई शुरुआत थी ही नहीं? क्या यूनिवर्स अनंत हो सकता है? क्योंकि हम जीते हैं और मर जाते हैं और इसीलिए हम ये मानते हैं कि यूनिवर्स भी ऐसा ही होगा, पर हो सकता है ऐसा ना हो। इनफाइनाइट यूनिवर्स का विचार भी उतना ही अजीब है जितना कि सिंगुलैरिटी का। और अगर आप इतिहास में देखें तो पाएंगे कि एस्ट्रोनॉमर्स को यही लगता था कि शायद यूनिवर्स अनंत या इनफाइनाइट है। यूनिवर्स की हमारी मैथमेटिकल समझ की बुनियाद है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, और उसमें एक दिक्कत है, ये बहुत ही बारीक दुनिया पर लागू नहीं होती, इसलिए इसके नियम बिग बैंग के आसपास टूट जाते हैं। जनरल रिलेटिविटी उस स्केल पर चीजों को समझाने में कमाल का काम करती है जो हमारी और आपकी जानी पहचानी है, जैसे कि प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं या गैलेक्सीज कैसे बनी हैं, ये सारी बड़ी चीजें। दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही छोटी चीजों की दुनिया को अच्छी तरह समझाता है, एटम्स की दुनिया को। दिक्कत ये है कि ये दोनों थ्योरीज आपस में ठीक से फिट नहीं होती हैं। एक नई थ्योरी जिसे लूप क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं, ये क्वांटम थ्योरी और रिलेटिविटी को एक साथ लाती है और इसके अंदाजे भी बहुत कमाल के हैं। तो एक संभावना ये है कि यूनिवर्स का अंत एक तरह से नए यूनिवर्स की शुरुआत से मैच हो जाएगा। इस तरह से एक के बाद एक नए यूनिवर्स बनने का सिलसिला चलता रहेगा।
इसे नाम दिया गया है बिग बाउंस। ये संभावना दिखाती है कि यूनिवर्स फैलना बंद कर देता है और रिवर्स में चला जाता है। यह आइडिया ये है कि यूनिवर्स एक समय तक फैल सकता है, उसके बाद उसका फैलना रुक जाता है और फिर वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि फैलने और सिकुड़ने का ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, यानी ये बनता बिगड़ता रहता है। बाउंसिंग मॉडल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमें सिंगुलरिटी के पार ले जाता है। ये धरती पर रिसाइकलिंग की तरह है। सारे कंपोनेंट्स को क्रश कर लिया जाता है और फिर दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस तरह कॉस्मोस की ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। अगर यूनिवर्स साइक्लिक है तो क्या उसकी उम्र कोई मायने रखती है? उम्र इंसानों के लिए मायने रखती है क्योंकि हम समय का हिसाब रखते हैं, पर अगर यूनिवर्स अनंत है तो शायद उम्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। एक सिकुड़ता और फैलता यूनिवर्स उम्र के आइडिया को ही खत्म कर देता है, लेकिन फैलते हुए यूनिवर्स का आइडिया एक और कॉस्मिक कर्व बॉल पैदा करता है। हो सकता है कि वो अकेला ना हो सकता है कि वो कई यूनिवर्स के बीच एक अनंत समय चलने वाला यूनिवर्स हो। ये आइडिया बिग बैंग के मैथ से जुड़ा हुआ है। देखिए, एस्ट्रोफिजिक्स की सबसे पॉपुलर थ्योरी कहती है कि बिग बैंग का बैंग इन्फ्लेशन है। ये कहता है कि बहुत ही जोरदार डार्क एनर्जी थी जिसने यूनिवर्स को दोगुना कर दिया, हर 7 अरब सालों में नहीं बल्कि हर स्प्लिट सेकंड में। इस तरह से अचानक एक धमाका हुआ, एक बिग बैंग। जब यूनिवर्स सैकड़ों अरब सेकंड के खरबों खरब हिस्से जितना पुराना था, उसमें तेजी से फैलाव होता चला गया, जिसे कहा गया इन्फ्लेशन। उसका साइज बढ़ गया, कम से कम 90 गुना तो हुआ। वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल से एक गोल्फ बॉल में बदल गया। इस इन्फ्लेशन के साथ दिक्कत यह है कि ये सचमुच रुकता नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा स्पेस बना देता है और फिर कहता है ये स्पेस का एक हिस्सा था जहां ये दोगुना होने की प्रोसेस रुक गई थी और गैलेक्सीज बनी, हम बने। पर इसका एक विशाल फैलाव ऐसा है जहां इन्फ्लेशन अभी तक चल रहा है। जिन जगहों पर इन्फ्लेशन रुक जाता है वहां पैरेलल यूनिवर्स बन जाते हैं। इस इटर्नल इन्फ्लेशन का मतलब है कि नए यूनिवर्सेस लगातार बनते चले जा रहे हैं, पर वो एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। इसका मतलब हम एक पैरेलल या पॉकेट यूनिवर्स में रह रहे हैं। साइंस में आप जो भी अंदाजा लगाते हैं उसे ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। तो अब हमें एक ऑब्जर्वेशन का प्रिडिक्शन चाहिए जो कि नतीजा हो यहाँ मौजूद पॉकेट यूनिवर्सेस के अस्तित्व का। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो उनके पास है। कॉस्मोलॉजिस्ट ने पॉकेट यूनिवर्सेस के अस्तित्व को पहचानने के कुछ सूझबूझ तरीके निकाल लिए। हालांकि ये बहुत रेयर है, पर एक और पॉकेट यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से टकरा सकता और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन पर अपनी छाप छोड़ सकता है। पर जब तक ऐसा कोई निशान नहीं मिल जाता, कई साइंटिस्ट इस पर यकीन नहीं करेंगे। मेरे बहुत सारे साथी पैरेलल यूनिवर्सेस से नफरत करते हैं। वो इस आइडिया को मानते ही नहीं कि हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इसका एक बड़ा हिस्सा हमारी पहुंच से बाहर है। अगर आप ज्यादा विनम्र होकर इसे एक्सेप्ट करें तो सच्चाई जो कुछ हमें दिखती है उससे कहीं ज्यादा बड़ी। पैरेलल यूनिवर्सेस बहुत ही सहज हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि यूनिवर्स में हर चीज एक दूसरे से बनी है। हम एक छोटे से सवाल से शुरू कर सकते हैं कि यूनिवर्स कितना पुराना है और उसके बाद क्या होता है। यूनिवर्स की हर चीज के बारे में हम सवाल करते हैं। यूनिवर्स की उम्र की कॉस्मोलॉजी की एक सदी पुरानी तलाश है जो हमें अपने कॉस्मोलॉजिकल मॉडल पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। ग्रेविटी के नेचर और टाइम तक पर सवाल उठाती है। यूनिवर्स की उम्र की बातें हमें कुछ गहरे फिलोसफिकल सवालों तक ले आती हैं, जैसे कि यूनिवर्स कैसे शुरू हो सकता है, कुछ नहीं से इतना कुछ कैसे रचा जा सकता है। यूनिवर्स जो कुछ भी है उसका एक बड़ा हिस्सा हमसे छुपा हुआ है। तो हमने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। ये कितना बड़ा है, पुराना है, और ये जवाब हमें दिखाते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हमने सही सवाल पूछे भी हैं या नहीं।